नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारे साथ कार्यक्रम में सबसे पहले यहां पर जुड़ रही हैं IMD की तरफ से मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा नायर। डॉक्टर नायर, थैंक यू सो मच हमारे लिए आज यहां पर समय निकालने के लिए। और काफ़ी सारी खबरें यहां पर आ रही हैं कि किस तरह से इस बार हमने मानसून में यहां पर अच्छी खासी गेंस प्रगति आते हुए देखी है। अर्लियर हमने सुना था, IMD ने कहा था कि 27 मई को हम मानसून ऑनसेट देखेंगे केरला में। अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि शायद वो डेट इससे भी पहले हो। हाँ, ये ठीक है कि मानसून है ऑनसेट ओवर। दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 ने तो अंडमान द्वीप में 13 मई को दस्तक दी है, जो अपने नॉर्मल समय से 5-6 दिन आगे है। और IMD ने अनुमान दिया है कि मानसून केरल में 27 मई तक पहुंचेगी, इसकी संभावना है। और केरल में एक्चुअली नॉर्मल डेट 1 जून है, तो मानसून यहाँ भी थोड़ा आगे ही आएगी। एज ऑफ नाउ इट इज 27 मई प्लस और माइनस 4 डेज। ओके, जैसे आपने कहा कि हमने ऑनसेट यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के काफ़ी सारे एरियाज़ में देखा है, तो किस तरह से आप इस प्रोग्रेस को देखेंगी? और जो रिपोर्ट्स हैं कि हमने शायद श्रीलंका में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले ऑनसेट होता हुआ देखा है, तो क्या ये अच्छी खासी गेंस है, प्रोग्रेस बहुत बेहतरीन है, आप कहेंगी? जी, मालदीव्स एंड कोमोरिन एरिया में भी ऑनसेट हुआ है एंड कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फर्दर एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून over more parts of South Arabian Sea, remaining parts of Comorin area and some more parts of Bay of Bengal in the next 2 to 3 days. डॉक्टर नायर, इसी के साथ साथ काफ़ी सारी एडवाइजरीज यहाँ पर हैवी रेन्स की भी हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र है या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं? हाँ, we have given orange alert for many districts in Madhya Maharashtra and some districts in Marathwada. लेकिन इसको आप मानसून रेंज से कंफ्यूज मत कीजिएगा। दीज आर प्री मानसून शावर्स, सो ये इट्स अ पार्ट ऑफ दिस सीजन। एक व्हाट डू यू से अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इट इज वन टाइप ऑफ अ विंड पैटर्न, और उसके चलते आपको थंडरस्टॉर्म्स मिलेंगे। एंड जो हैवी रेन्स का संकेत वार्निंग दिया है, चेतावनी दी गई है, दैट इज रिलेटेड विद द थंडरस्टॉर्म्स, so which is a part of the pre-monsoon season. And pre-monsoon season itself, Dr. Nair, इस बार बहुत जल्दी देखने को मिला है? हाँ, थोड़ा सा जल्दी है बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था which brought in lot of moisture, so there was a line of wind discontinuity, so we could see a lot of rains because of the interaction between moist and dry winds. So this is a little earlier than usual, little more than normal activity we have seen in this month till now. डॉक्टर नायर, इवन एज ये बातचीत लगातार जारी है कि प्री मानसून्स हैं और मानसून ऑनसेट भी यहाँ पर समय से पहले हो जाएगा, लेकिन आई नो स्टिल परहैप्स अर्ली डेज, लेकिन ऑनसेट के बाद क्या हम एक बेहतर जून की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? That is far too early to say now. Let the monsoon onset over Kerala and we have to monitor the further progress of that monsoon. डॉक्टर नायर, साथ ही साथ ऑफ कोर्स जहाँ पर प्री मानसून शावर्स कई जगह पर देखने को मिली हैं, लेकिन साथ ही ये भी रिपोर्ट्स हैं कि वेस्टर्न राजस्थान में अभी भी यहाँ पर चिंताएं हैं, हीट वेव की बात यहाँ पर अभी भी की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान कोई और ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कंसर्न्स हैं अभी भी गर्मी को लेकर? That I think you could go through our website, IMD की वेबसाइट में देखिए, आपको सारे वार्निंग्स वहाँ मिलेंगे। नायर, जैसे आप बता रही हैं कि मानसून फेवरेबल है, ऑनसेट यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, जिस तरह की प्रोग्रेस है आफ्टर श्रीलंका केरला ऑनसेट, क्या वो प्रोग्रेस इसी तरह से बरकरार रहेगी? क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं? No, there is no one-to-one correspondence about the progress of monsoon. देखो, नॉर्मल टाइम्स में 10-11 दिन लगता है to reach Mumbai, but that depends on the conditions. If the conditions remain favorable, then monsoon can progress smoothly. और ये कब तक ये क्लैरिटी आ जाएगी? और जस्ट अब इस हफ्ते को आप कैसे देखती हैं फॉर मानसून प्रोग्रेस? As of now, the conditions are favorable, so let it onset over Kerala, then we can monitor its further progress. But it will be a wet week now, not because of monsoon rains, but because of showers.
एक फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर नायर, अब आगे जाते हुए यहाँ पर जिस तरह से आपने नंबर्स बताए हैं, अंटिल 24th, अंटिल 27th, अंटिल जब तक मॉनसून ऑनसेट नहीं होता तो ये नंबर्स मॉनसून में ऑफ कोर्स यहाँ पर काउंटेड नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह की बारिश यहाँ पर हो रही है ऑन ग्राउंड एज ऑफ नाउ, अब यहाँ पर क्या स्थिति है? बिकॉज सदर्न इंडिया में अच्छी खासी बारिश है और जैसे आपने कहा कि और तेज बारिश होने की उम्मीद अभी भी है। Yeah, that will happen because of that system that is there. ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और वहाँ से एक ट्रफ है जो मध्य महाराष्ट्र से लेकर रायलसीमा तक है, तो ये ट्रफ के चलते आपको बारिश मिलेगी. दिस कैन गिव यू हैवी टू वेरी हेवी रेन्स, बट फॉर द मॉनसून रेन्स वी हैव टू वेट. वी कैन मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस आफ्टर इट सेट्स ओवर केरला. दैट इज टेकन. मैं एक फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वीज इन करूंगी. जैसे आपने कहा कि सदर्न इंडिया में, और हमने काफ़ी अलर्ट्स भी वहाँ पर देखे हैं, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, चाहे वो नासिक है या फिर जलगांव है, बीड है, पालघर है, इन एरियाज़ में भी आज येलो अलर्ट है IMD की तरफ से. हम मुंबई में ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं देख रहे. No, we have given a warning for thunder showers and thunderstorms. So अगर ये ट्रफ का मूवमेंट हम देखेंगे, इसका प्रोग्रेस देखेंगे हम, जो ट्रफ विच इज एग्जिस्टिंग नाउ, और डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल अपग्रेड द वार्निंग इफ रिक्वायर्ड. फेयर पॉइंट. डॉक्टर नायर, अंडरस्टैंड ये मूविंग सिचुएशन है और IMD की नज़र इसके ऊपर बरकरार है, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. और वो काफ़ी सारी डेट्स और क्या कवरेज है, क्या प्रोग्रेस है, वो सभी कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, ये तो बात है यहाँ पर बारिश की, और IMD की तरफ से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो यही कहती है कि सदर्न पार्ट में यहाँ पर अलर्ट्स हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, और मुंबई के लिए भी आज यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स और हैवी रेन की बात की गई है. जहाँ तक मॉनसून ऑनसेट की बात है, एज ऑफ नाउ ये 27 मई है, ±4 डेज. लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल है, प्रोग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद मॉनसून यहाँ पर 27 में से पहले ही दस्तक भी दे सकता है. और जैसे उन्होंने कहा, डॉक्टर नैयर ने कहा कि IMD का एज ऑफ नाउ ये सोचना है कि एक बार जब केरला में ऑनसेट हो जाता है, उसके 10 दिन लगते हैं यहाँ पर फिर मुंबई में आने में. तो अगर हम 25, 26, 27 मई को यहाँ पर केरला में मॉनसून ऑनसेट देखते हैं, तो मुंबई 10 दिन, यानी कि मुंबई में भी यहाँ पर इस बार मॉनसून जो है वो 5-7 जून तक आने की उम्मीद है. जो उसका नॉर्मल डेट है मुंबई के लिए वो 10-11 जून का है, पर क्लियरली इस बार मॉनसून थोड़ी जल्दी में है. पहले ये तो बात हुई बारिश की, लेकिन बात अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं मसालों की, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में लगातार अच्छी खासी मूवमेंट हमने सभी जगह आते हुए देखी है. हमारे साथ भोज मसालों के को फाउंडर राजेश भोजवानी हैं. राजेश जी नमस्कार. मॉनसून की तरफ से तो अच्छी खबर है ही, उसी से शुरुआत कर लेते हैं. आप कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मसालों की सोइंग के लिए? धन्यवाद मनीषा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए. जैसे कि अभी डॉक्टर नायर प्रोग्रेस बता रही थी मॉनसून के लिए, काफ़ी अच्छा मॉनसून का आउटलुक है इस साल. और जैसे भी लास्ट टाइम हमने कहा था, ये बार भी अच्छा प्रोडक्शन होगा इंडिया में, और बम्पर प्रोडक्शन होगा. जैसे लास्ट ईयर हमने प्रोडिक्ट किया था, सेम उसी तरह से बम्पर प्रोडक्शन होगा सभी मसालों के ऊपर. इस साल भी यही रहेगा. यही प्रोडक्शन है मॉनसून का, यही प्रोडक्शन है हमारा इस साल भी. मैं जीरा से शुरुआत करूंगी राजेश जी, विद इन द मसाले ऑल्सो. और हम जानते हैं कि फसल पिछले साल से कमज़ोर है और उसका फ़ायदा हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा भी है, और काफ़ी सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं. जिन लोगों से मेरी बात होती है उनका भी कहना है कि जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जो लोग स्टॉक भी कर रहे हैं, ट्रेडर्स स्मॉल एंड बिग. कैसे देखते हैं आप यहाँ से जीरा की अवेलेबिलिटी, क्या किस तरह की डिमांड है और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या रह सकता है? अभी जीरा को हम बाजार में बोलते हैं स्पाइसेस का किंग भी बोलते हैं करके. और किंग का मूड होता है तो उस तरह से किंग अपनी मूवमेंट करता है करके. इस समय तो एक रेंज बाउंड में है जीरे का प्राइसेस, 200-250 की रेंज में ही जीरा का मूवमेंट है इस साल तो इस समय. और आपको लगता है ये रेंज यहाँ पर आगे बरकरार रहेगी? एज ऑफ नाउ ये रेंज रहेगी, क्योंकि मार्केट में एक्सपोर्ट की डिमांड कम है इस समय करके. एक बार एक्सपोर्ट की डिमांड आएगी तो ये रेंज फिर वो आगे का मूवमेंट देख पाएंगे करके. इस समय एक्सपोर्ट की डिमांड वीक है इस समय ऑन द जीरा मार्केट. राजेश जी, ओवरऑल मसाले फिर यहाँ पर आप कैसे बनता हुआ देखते हैं? जीरे की आपने कहा एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर है, जहाँ तक टर्मरिक की बात है या कोरिएंडर है, वहाँ पर क्या सीन है?
टर्मरिक में डिमांड सप्लाई गैप की वजह से एक प्राइस मूवमेंट हमने बीच में आती हुई दिखी थी, ओके, जो कि अगेन हैज कम डाउन बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट स्लो डिमांड ऑन द टर्मरिक साइड। सेम इसी तरह कोरिएंडर में भी भाव थोड़ा सा ऊपर आया था बीच में, फिर वापस से एक्सपोर्ट डिमांड कम होने की वजह से ये कम हुआ है करके। सो दोनों ऑल द कमोडिटीज ऑन दी मसाला साइड सभी रेंज बाउंड है इस समय करके। कोरिएंडर 70 से 90 की रेंज में है, टर्मरिक अगेन 100-125 की रेंज में, वही रेंज में चल रहा है करके। ऊपर में 150, 140, 160 तक आता है, फिर मार्केट कंडीशंस की वजह से फिर वापस नीचे आ जाता है। तो अप एंड डाउन उस तरह से एक रेंज माउंट सभी मसालों में इस तरह से चल रही है। राजेश जी, जस्ट कमिंग बैक टू मॉनसून, और हम देखते हैं कि सारी कमोडिटीज़ की डिमांड सिक्लिकल रहती है। विद इन मॉनसून्स में किस तरह की डिमांड होती है इंडियन मार्केट्स में, क्या सिक्लिकल पैटर्न है? जनरली आप देखेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, ओके, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज का न्यू स्टॉक आ जाता है, जो कि कोल्ड स्टोरेज में जाना चालू हो जाता है अपने कंट्री में माल, ये तरीके से आता है। और जैसे ही मानसून आता है तो एक स्लो डाउन आ जाता है फ्रॉम दी सप्लाई साइड, फ्रॉम दी फील्ड, ये ट्रेंड देखा गया है करके। तो अपना जो डिमांड सप्लाई गैप है उस तरह से प्ले होता है, और कोल्ड स्टोरेज का रोल उस तरह से प्ले होता है, वहाँ पे से माल आना और जाना चालू होता है करके ड्यूरिंग दी मानसून साइड ऑफ द सेक्टर। ओके, तो क्या प्राइसेस रिएक्ट करते हैं इस चीज को? क्या हम थोड़ी सी बढ़त उस वजह से? डेफिनेटली जहाँ पे मानसून की वजह से प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाती है बिकॉज ऑफ दी सीवियर मानसून कंडीशंस, ओके, और फार्मर्स को काफी लॉस बेयर करना पड़ता है उन कंडीशंस की वजह से करके। राजेश जी, एक और चीज़, स्पाइसेस बोर्ड की जो रिपोर्ट है और जो लगातार वहाँ पर हमने रिआइटरेशंस भी आता हुआ देखा है कि $10 बिलियन का एक्सपोर्ट यहाँ पर स्पाइसेस में होना चाहिए 2030 तक, उस तरह के टारगेट्स हैं। एज ऑफ नाउ किस तरह का एक्सपोर्ट है और क्या हम इन लाइन हैं वो टारगेट्स अचीव करने के लिए? करेक्ट। सो 2023-24 का नंबर जो ऑफिशियल पब्लिश्ड है वो $4.4 बिलियन का है। वहाँ से एक $10 बिलियन का बहुत ही अच्छा टारगेट हमने सेट किया है फॉर द कंट्री, और रियलिस्टिक है, अचीवेबल है। कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं फ्रॉम द एक्सपोर्ट साइज, विच इज़ काफ़ी सारी पॉलिसीज चाहिए गवर्नमेंट की, एक रीअश्योरेंस चाहिए ग्लोबल ऑडियंस को कि हमारे जो बीच में इश्यूज आए थे स्पाइसेस के अंदर, पेस्टिसाइड्स के, ओके, वो हमें एक रीअश्योरेंस देने का है ग्लोबल बायर्स को। बस वो सब इश्यूज सेटल हो चुके हैं करके, और ये काफ़ी अच्छे सारे अचीवेबल नंबर हैं फ्रॉम द कंट्री साइड। पॉलिसीज अपनी इस कंडीशंस में क्रिएट करनी है ताकि हम वो नंबर्स अचीव कर सके करके। तो एक टॉप पॉलिसी चेंज आप यहाँ पर क्या देखना चाहेंगे राजेश जी? सो एक्सपोर्टर्स को एक पॉलिसी इंसेंटिव चाहिए होता है। जैसे इस समय जैसे मार्केट स्लो है, एक अच्छा सा इंसेंटिव अगर हम गवर्नमेंट की साइड से कर सकते हैं करके, तो काफ़ी सारी डिमांड क्रिएट हो सकती है करके। सो डिमांड क्रिएट करने के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। पॉलिसी तो ऑलरेडी है, उनको एनकरेज करना है एक्सपोर्टर्स को कि उन पॉलिसीज का बेनिफिट लेके एक्सपोर्ट किया जाए करके। ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है राजेश जी, उसमें अगर हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स देखें मसालों में आता हुआ, तो उसके नंबर्स काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर हैं। आपको लगता है एज एन इंडस्ट्री उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव एक जगह है, लेकिन वैल्यू एडिशन यहाँ पर जो कमज़ोर है उसके लिए क्या करें? डेफिनेटली। सो जैसा सेड अर्लियर, ओके, एक रीअश्योरेंस देने का बहुत ही डिमांड है इस समय फ्रॉम दी ऑल दी प्लेयर्स इन दी chain, okay, which can be government, which can be agencies, which can be exporters। तो राजेश जी, ये जो आप कह रहे हैं, ये क्या रीअश्योरेंस क्या लेकर आएगी? क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इंडस्ट्री उस तरफ जाएगी? हाँ, सो एक काफ़ी एक जो अडल्ट्रेशन का जो इशू जो रेज हुए थे करके अपने कंट्री के स्पाइसेस के ऊपर, ओके, उनके ऊपर एक काफ़ी सारा एक अच्छा सा पॉलिसी लेवल जो है उसको रीअश्योरेंस करना है ग्लोबल ऑडियंस को, ओके, तो उससे काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ने मिलेगा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा मैंगोस में जो भी रिजेक्शन आए थे करके, इसके पहले स्पाइसेस में रिजेक्शन आए थे करके, तो उन सब रिजेक्शंस को अगर हम रोक सकते हैं करके, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल ऑडियंस को काफ़ी रीअश्योरेंस मिलेगा उस चीज़ के कि क्वालिटी प्रोडक्ट आता है इंडिया से,
और वी विल हैव अ गुड एक्सपोर्ट डिमांड ऑन द सेम साइड। फेयर पॉइंट। राजेश भोजवानी जी, ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मसालों पर इंडियन मार्केट, सप्लाई डिमांड सिचुएशन और एक्सपोर्ट्स के लिए भी क्या जरूरत है, उन सब मुद्दों पर चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और सोने पे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है। स्पेशली वो मूडीज ने जिस तरह से यूएस के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, उसका सीधा इंपैक्ट हमने सोने की खरीदारी में आता हुआ देखा। प्रथमेश, जो ये 1.5% की तेजी है, कितनी सस्टेनेबल है, और आप यहाँ पर क्या करने की राय देंगे? आई थिंक यूएस के रेटिंग डाउनग्रेड के बाद ये रिएक्शन तो जायज़ था, और पॉसिबली गोल्ड के प्राइसेस में और सिल्वर दोनों ही कमोडिटी में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। सस्टेनेबल तो दिखाई नहीं दे रहा है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स ईज हो गए हैं, तो सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से करेक्शन की पॉसिबिलिटी अभी भी है, बट जो डे ट्रेडर है उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 1,000 रुपए की मोमेंटम मिल जाए, और वैसे ही सिल्वर में भी करीब 1,000 से 1,500 रुपए यहाँ से और मोमेंटम मिलने की दूरी है। तो फिलहाल के लिए जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए बाय की सलाह रहेगी, बट येस, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज ऑन द अपसाइड अगर आपको सेल करना है तो वेट करना पड़ेगा। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी आज हमने हरकत आते हुए देखी है, करीबन 1% की बढ़त के साथ कारोबार। वंदना, यहाँ पर भी सोने जैसा ही हाल है, सस्टेनेबल नहीं है, सेल ऑन रैलीज की राय देंगी, या आपको लगता है यहाँ पर कुछ दम है? जी मनीषा, मुझे भी लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ी सी यहाँ पे बढ़त हो सकती है, और 1 से 2 दिन तक यहाँ पे ये जो अपसाइड है ये कंटिन्यू रहेगा। फिर वहां पे एक हम रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देख सकते हैं इस कमोडिटी में। तो जो डे ट्रेडर है 1 से 2 दिन का शॉर्ट टर्म यहाँ पे रखना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पे बाइंग की सलाह है कि 96,150 के करीब बाइंग करें। 97,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 95,800 का। सिमिलरली मुझे गोल्ड में भी लग रहा है कि एक बार 94,000 से 94,200 तक एक बार ये कमोडिटी यहाँ भी रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। अपसाइड है लेकिन लिमिटेड है, तेजी है लेकिन लिमिटेड है। डे ट्रेडर्स बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पोजिशनल कॉल लेनी है तो सेल ऑन रैलीज एज ऑफ नाउ सोना और चांदी दोनों आपको दिखा सकता है। प्रथमेश, डॉलर इंडेक्स अब आप यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्योंकि जब वो 102 के आसपास था तो लग रहा था चार्ट्स पे थोड़ा सा और पॉजिटिव क्यूज देखने को मिलेंगे, पर वो हमने होता हुआ नहीं देखा। आई थिंक मनीषा, लास्ट कॉन्वर्जेशन क्लियरली हम याद कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि 100 जो है वो बेस बन के यहाँ पे पॉसिबल दिखाई देगा, और अकॉर्डिंगली आपको वही बेस के आसपास आते हुए रुक दे रहा है। अगेन ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से 100 के नीचे जाता है तो कमोडिटीज में अक्रॉस स्पेक्ट्रम में एक स्ट्रेंथ वापस दिखेगी, बट ग्लोबल रिएक्शंस, न्यूज फ्लोज क्लियरली डिफाइन करते हैं कि डॉलर इंडेक्स की यहाँ से डायरेक्शन किस तरफ है। अगेन डॉलर इंडेक्स यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन के करीब है। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि ईयर ऑन डेट की अगर पोजीशन हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ कॉपर यहाँ पर इन द पॉजिटिव है, वो भी अपने हाई से काफ़ी हद तक गिर चुका है। 900 का लेवल बहुत रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और हाई से करीबन 13-14% की गिरावट हमने यहाँ पर एलएमई और इवन कॉमेक्स में तो उससे भी ज़्यादा बनते हुए देखी है। प्रथमेश, यहाँ पर क्या सेंस है, बिकॉज इकलौता पॉजिटिव है एल्यूमिनियम, हम देख सकते हैं गिरावट में है। एल्यूमिनियम एक्चुअली इस साल में अब तक 4.5% नीचे है, जिंक में 9% तक की गिरावट है। तो इस साल में कॉपर पॉजिटिव है, बाकी मेटल्स की जो परफॉर्मेंस है वीक रही है, क्या करने की राय है? आई थिंक कॉपर क्लियरली बेंचमार्क इंडस्ट्रियल मेटल है, और यहाँ पे बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में कॉपर थोड़ा सी बढ़तरी है। बट अगेन सारे बेस मेटल्स में ऐसे कुछ खास बूस्टर्स नहीं है जो यहाँ पे और तेजी लेके आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझे स्ट्रैटेजीज के तौर पर पूछेंगे तो मैं आपको यहाँ पे कॉपर में कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। पॉसिबली है कि ये 865 870 तक अपसाइड में पॉसिबिलिटी जाए, बट बाकी सारे मेटल्स में ऐसे कुछ खास ट्रिगर्स नहीं है। तो पॉसिबल ट्रिगर्स बाकी मेटल्स में नीचे की तरफ का है। कॉपर में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। 865 to 870 अपसाइड पॉसिबल दिखाई दे रहा है इस काउंट। वंदना, आप कैसे देखती हैं स्पेशली एल्यूमिनियम को, जहां पर हमने जो भी इसके पॉजिटिव क्यूज से पिछले साल के थोड़े से टर्न अराउंड होते हुए देखे हैं। चाइना की प्रोटेक्शन अच्छी खासी है, बॉक्साइट अवेलेबिलिटी है, जो गाइडेंस है वो भी यही बताती है कि ज़्यादा सप्लाईज देखने को मिलेंगी। तो क्या एल्यूमिनियम में यहाँ पर बाइंग की कोई पॉसिबिलिटी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? जी नहीं मनीषा, मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। 2024 में स्टोरी अलग थी, बॉक्साइट के भी प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड था, तो एक अपसाइड देखने को मिला है। खासकर क्रूड ऑयल में जब से यहाँ पे डाउन साइड आया, उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने एल्यूमिनियम में आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में एक तो क्या है कि जापान से भी काफी ज्यादा रिलेटेड हो जाता है, वहां का भी जीडीपी पुअर आया है, तो 234.6 तक मुझे लग रहा है इनफैक्ट वो 232 वाला लेवल्स जो है वो एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा। और एक चीज मनीषा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हम लोगों ने इक्विटी में इतनी मूव्स आती हुई
देखी है, लेकिन यही जो रिस्कियर एसेट है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, हम लोगों ने बेस मेटल काउंटर में वो मूव आता हुआ देखा ही नहीं है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस है वो शेकअप है बेस मेटल का, और जब तक चाइना में सारी चीजें सेटल डाउन नहीं होती हैं, ये काउंटर इतनी जल्दी उठने वाला नहीं है, और खासकर इंटरेस्ट रेट कट डिले से भी ये काउंटर काफी सफर कर रहा है। वेल एब्सोल्युटली, लगातार गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, नेगेटिव फॉर द वीक मंथ, और इस साल के लिए भी यहाँ पर एल्यूमिनियम अब मंदी में कारोबार करता हुआ। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, और आज की शुरुआत यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी अब वहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आई है। अपने हाई से तो गिरा ही है और साथ में नेगेटिव भी होता हुआ नजर आया है। वंदना, क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्या राय है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन $60 के करीब है, और ये अभी भी $1-1.25 नीचे जा सकता है, पोटेंशियल है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि M6 में रिफ्लेक्ट हो ये प्राइसेस करीब 51-35 के करीब। अभी भी मुझे सेलिंग प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ से भी सेल कर सकते हैं 52-75 के करीब। यहाँ का टारगेट होगा 51-35 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 52-10 का। नेचुरल गैस में जिस तरह की गिरावट है, प्रथमेश, यहाँ पर क्या करें? ट्रेडिंग ऑप्शंस पे प्ले करें नेचुरल गैस को मनीषा। क्लियरली वॉलेटिलिटी रहेगी इस काउंटर में। 280 का पुट ऑप्शन बाय करे, 9 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट 15 के लिए रखें। हमने डॉलर इंडेक्स पे तो यहाँ पर बात की है, लेकिन प्रथमेश, रुपी पर आपकी क्या सेंस है अब? मनीषा, ये जो डॉलर इंडेक्स वाली जो बात है, वो क्लियरली रुपये के ज्यादा कुछ ऐसे ट्रेड्स बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही है। 85.4 जैसे कि स्पॉट दिख रहा है रुपी, मेरे ख्याल से नीचे में अगेन 84.8 और ऊपर में अगेन 86 ये भाव है आपको देखने मिलेंगे। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर इसमें कुछ खास मोमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको। ऑल राइट, स्टेबिलिटी भी अच्छी बात है, स्पेशली जब वो करेंसी की बात हो, लेकिन हम इतनी बड़ी चर्चा यहाँ पर एग्रीकल्चर में कर रहे थे और मॉनसून में कर रहे थे। वंदना, आपकी क्या सेंस है, क्या कमोडिटीज़ आपको लगता है डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हुई नजर आएंगी इन प्री मॉनसून शावर से, और जिस तरह के मॉनसून की एक्सपेक्टेशन है? जी मनीषा, एक रिएक्शन तो यहाँ पे ग्वार पे आया। हालांकि राजस्थान में हीट वेव की बात हो रही है, लेकिन ग्वार रिएक्ट करता है अर्ली मानसून पे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी प्रेशर में ये काउंटर है, तो नीचे में मुझे लग रहा है 97.50 97.20 का लेवल से एक बार आता हुआ देख सकता है। और मुझे स्पाइसेस में लग रहा है कि स्पाइसेस में जीरा में और जो वीकनेस है वो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। एक सौराष्ट्र में डिफॉल्ट भी हुआ है, पेमेंट डिफॉल्ट, उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता हुआ इस मार्केट में हम लोगों ने देखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। जीरा को सेल करना चाहिए 21,250 के करीब, जो टारगेट होगा वो 21,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 21,350। लेकिन एक कमोडिटी ऐसी है यहाँ पे मनीषा, जो धनिया में मुझे लग रहा है कि काफी डाउन साइड था, अब यहाँ पे एक बाइंग आ रही है, इस पे बहुत ज्यादा मानसून का भी इम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 7120 के करीब। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 7200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7085 का। ये तो ये मसालों की बात, और लेकिन साथ ही साथ अगर हम चीनी देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, वहाँ पर गिरावट है। रबर में कुछ मंदी देखने को मिली है, कॉटन में यहाँ पर गिरावट है, कैस्टर भी जितनी तेज़ी से चल रहा था उतना हमने बढ़त आते हुए अब नहीं देखी है। इन कुछ एक कमोडिटीज़ में क्या स्ट्रैटेजी देखेंगी आप? मुझे कैस्टर बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है, क्योंकि कैस्टर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है इस साल के लिए, और 20-25% प्रोडक्शन डाउन होने की बात है। लेकिन अभी ट्रेड डिस्टर्बेंस चाइना का यूएस के साथ था, लेकिन इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे भी आया है। तो जितने भी मसाले हो या जितनी भी कमोडिटीज हो जिसमें हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर एक प्रेशर बनता हुआ हम लोगों ने देखा था। मुझे लग रहा है कि अभी कैस्टर में नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, 6300 तक प्राइसेस नीचे आएगा, फिर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन कॉटन काउंटर, मुझे लग रहा है कि कॉटन में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिप आता हुआ हम देख सकते हैं, तो मे बी कॉटन कैंडी एक बार 5300 52,500 के करीब ट्रेड कर सकता है। ऑल राइट, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में निकल के आ रही हैं। ऑफकोर्स मॉनसून का बहुत इंपैक्ट एज ऑफ यहाँ पर नहीं है, और आपको याद दिला दें कि एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक एग्री कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा था, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर फिलहाल बनती हुई। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, और तमाम कमोडिटीज़ पर एक सेंस, एक चेक भी देने के लिए, और कैसे करें कारोबार वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि सोना जमकर चमका है इस साल और पिछले साल भी। इस साल ये शानदार परफॉर्मेंस एसेट क्लास बनकर उभरा है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड गुरुकुल। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्ट्रैटेजीज के साथ। और हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे आपको लाइव।
तो चाहे बात हो कितना सोना जा सकता है, गिफ्टिंग पर क्या टैक्सेस लगते हैं, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा क्या होना चाहिए, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के क्या हैं नियम, सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड गुरुकुल का हिस्सा 7 जून 2025 को।